हेलो एवरीवन। तो लास्ट डे जो हमने प्रॉब्लम करा था रूट लोकस का, उसके अंदर हमने दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स कैलकुलेट नहीं किए थे। वो थे एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल, क्योंकि उस प्रॉब्लम के अंदर उन दोनों की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आज जो मैं प्रॉब्लम लेने वाला हूँ उसके अंदर आपको एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इस प्रॉब्लम के थ्रू हम सीखेंगे कि एंगल ऑफ डिपार्चर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन है जी एस एच एस इक्वल टू के अपॉन एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8। तो सबसे पहले आप इसका पोल्स फाइंड आउट करो। तो पोल्स क्या होगा? जो डिनोमिनेटर को जीरो बनाता है। तो डिनोमिनेटर को जो जीरो बनाएगा वो कौन कौन सा होगा? एक आएगा एस इक्वल टू जीरो, दूसरा आएगा -2 + 2j, और तीसरा आएगा -2 - 2j। ठीक है, इसके अंदर कोई भी फाइनाइट जीरो नहीं है। ठीक है, तो नो फाइनाइट जीरोस। ठीक है, अब हम इसका पोल जीरो प्लॉट ड्रॉ करते हैं। तो पोल जीरो प्लॉट में आपका एक पोल है जीरो पे, दूसरा पोल है -2 + 2j पे, और तीसरा पोल है -2 - 2j पे। तो वो कहीं यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब देखो, इसके बाद आप ये फाइंड करते हो कि रियल एक्सिस का कौन सा पार्ट रूट लोकस का पार्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, अब देखो, इसके बाद आप ये फाइंड आउट करते हो कि रियल एक्सिस का कौन सा पार्ट रूट लोकस का पार्ट होगा और कौन सा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जिस पार्ट को हमें फाइंड आउट करना होता है उसके किसी पॉइंट पे हम खड़े हो जाते हैं और उसके राइट साइड में देखते हैं। तो देखो, जैसे -2 के लेफ्ट वाला पार्ट पता करना है कि ये रूट लोकस का ब्रांच होगा या नहीं होगा। तो इसके एक पॉइंट पे मैं खड़ा हो गया और इसके राइट साइड में देखूंगा। तो राइट साइड में जब आप देखोगे तो आपको तीन पोल्स नजर आएंगे, एक ये और एक ये। ठीक है, तो तीन का मतलब है कि नंबर ऑड है, इसीलिए ये वाला पार्ट क्या होगा? रूट लोकस का ब्रांच होगा। ठीक है, उसी तरह से जीरो और -2 के बीच जब चेक करेंगे तो यहाँ पे खड़े हो जाएंगे और इसके राइट साइड में देखेंगे। तो राइट साइड में क्या है? एक पोल है, और अगर एक पोल है मतलब नंबर ऑड है, मतलब ये भी क्या होगा? रूट लोकस का पार्ट होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है जो कंप्लीट रियल एक्सिस है, जो निगेटिव साइड में है, वो आपका रूट लोकस का ब्रांच है। ठीक है, इसके बाद आप फाइंड करते हो ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए आपको सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के हेल्प से के का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 1 + GSHS इक्वल टू 0। ठीक है, GSHS हमारा दे रखा है 1 + k अपॉन s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, इसके बाद जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये आएगा s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी k की वैल्यू आ जाएगी -s इंटू एस स्क्वायर प्लस 4s प्लस 8, जो किसके बराबर होगी? -(s³ प्लस 4s² प्लस 8s। अब इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? dk/ds इक्वल टू 0। तो चलो dk/ds इक्वल टू 0 करेंगे। dk/ds इक्वल टू 0, तो इसे जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा -3s² प्लस 8s प्लस 8, ये आएगा इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये माइनस उधर चला जाएगा तो वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से जब आप s की वैल्यू निकालोगे तो s की वैल्यू आएगी, एक आएगा -1.33 प्लस 0.94j, और दूसरा आएगा s2 इक्वल टू -1.33 माइनस 0.94 से। देखो, अब यहाँ पे हमने दो ब्रेक अवे पॉइंट्स निकाले हैं, दोनों कैसे हैं? कॉम्प्लेक्स हैं। लेकिन जैसे जैसे हम क्वेश्चन में आगे बढ़ेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि ये दोनों ही पॉइंट्स क्या है? इनवैलिड ब्रेक अवे पॉइंट है। तो वो हम प्रॉब्लम में आगे देखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप क्या फाइंड आउट करोगे? नंबर ऑफ एसिम्पटोट। तो नंबर ऑफ एसिम्पटोट फाइंड आउट करने के लिए क्या करते हैं हम? n इक्वल टू p माइनस z। ठीक है, p क्या है? नंबर ऑफ पोल्स, और z क्या है? नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ फाइनाइट जीरोस और नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स। तो नंबर ऑफ फाइनाइट पोल्स कितने हैं इसके अंदर? 1, 2 और 3, और जीरो तो है ही नहीं फाइनाइट,
तो 3 माइनस 0 इक्वल टू 3, मतलब इसके अंदर 3 एसिम्प्टोट्स होंगे। इसके बाद जब आपको सेंट्रॉइड फाइंड आउट करना है, तो सेंट्रॉइड कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे एसिम्प्टोट रियल एक्सिस पे मीट करता है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का क्या फार्मूला होता है, समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल्स माइनस समेशन ऑफ रियल पार्ट ऑफ जीरोज अपॉन पी माइनस जेड। तो रियल पार्ट क्या होंगे पोल के, तो अभी आपने पोल निकाला था, तो इसके अंदर आपको 3 पोल आए थे, एक 0, एक -2 + 2j, एक -2 - 2j। तो दोनों का रियल पार्ट कितना है, -2 है और एक तो 0 ही है। तो रियल पार्ट क्या हो जाएगा आपका -2 - 2, ठीक है। समेसन हो गया दोनों पोल्स के रियल पार्ट का, और ये तो 0 है, तो -0 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरोस। तो नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, 3, और नंबर्स ऑफ जीरो कितने हैं, जीरोस, ठीक है। नंबर्स ऑफ जीरोस कितने हैं, 0। तो ये आपका आ गया -4/3, तो ये हो गया -1.33, ठीक है। अब इसके बाद हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा एंगल ऑफ एसिम्प्टोट। तो अभी आपने इसके अंदर निकाला था कि आपके टोटल नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितने आए थे, 3। तो आपको 3 एंगल ऑफ एसिम्प्टोट्स निकालने पड़ेंगे। तो आप पहले q = 0 पुट करोगे, फिर 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे। तो q = 0 के लिए कितना आएगा, तो ये आएगा 180 अपॉन नंबर ऑफ पोल्स माइनस नंबर ऑफ जीरो, तो 180/3 इक्वल टू 60 डिग्री। फिर जब आप q = 1 पे कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 3 × 180 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा आपका 180 डिग्री। और इसी तरह से जब q = 2 के लिए आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5 × 180 डिग्री अपॉन 3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 300 डिग्री, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट कैलकुलेट हो गया, ठीक है। अच्छा, एंगल ऑफ एसिम्प्टोट के बारे में मैंने आपको एसिम्प्टोट के बारे में मैंने आपको ये भी बताया था कि एसिम्प्टोट वो होता है जो पोल्स को इनफाइनाइट पे लेके जाता है। तो इस प्रॉब्लम के अंदर आप देखो, लास्ट प्रॉब्लम के अंदर मैंने आपको बताया था कि जब नंबर ऑफ पोल्स और जीरोस बराबर नहीं होते, तो जितने जीरो पोल से कम होंगे उतने जीरो कहाँ पे लाई करेंगे, इन्फिनिटी पे लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 3 पोल्स हैं और एक भी जीरो नहीं है, मतलब 3 जीरोस कहाँ पे होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे, ठीक है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि रूट लोकस के अंदर आपके ओपन लूप पोल्स ओपन लूप जीरोस की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने क्या बताया कि तीनों जीरोस कहाँ पे होंगे, इन्फिनिटी पे होंगे। तो तीनों पोल्स कहाँ जाएंगे, इन्फिनिटी पे जाएंगे, और तीनों पोल्स को इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए हमें 3 एसिम्प्टोट चाहिए होंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे नंबर ऑफ एसिम्प्टोट कितना निकल के आता है, 3, ठीक है। चलो अब हम ये निकालेंगे कि जो हमारा रूट लोकस प्लॉट होगा वो j ओमेगा एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, तो आर एस टेबल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और वहाँ से k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या करो, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का के हेल्प से आप पहले इक्वेशन निकालो, ठीक है। तो ये आएगा 1 + GSHS = 0। तो ये होगा 1 + k अपॉन s × s² + 4s + 8 = 0, ठीक है। तो यहाँ से आपका इक्वेशन आ जाएगा s³ + 4s² + 8s + k = 0। अब इसके लिए आप क्या करोगे, आर एस टेबल ड्रॉ करोगे, ठीक है। तो आर एस टेबल ड्रॉ करेंगे हम अगर, तो ये कुछ इस तरह से होगा s³ s² s⁻1 और s⁻0। अब s³ के लिए क्या करेंगे, 1 और 8, ठीक है। उसी तरह से इसमें इवन टर्म्स 4 और k, तो इवन टर्म्स आ गया हमारा 4 और k। अब जब इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी, 32 - k अपॉन 4, ठीक है। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, k। अब अगर इमेजनरी एक्सिस पे कहाँ पे कट करेगा ये पता करना है, तो हम इस वाले टर्म को क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। तो यहाँ से हमें k की एक वैल्यू मिलेगी, तो ये आपका हो जाएगा 32 - k = 0।
तो यहाँ से k कितना आ जाएगा, k इक्वल टू 32। ठीक है, अब k की वैल्यू निकालने के बाद जब हमें ये निकालना हो कि रूट लोकस इमेजिनरी एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, तो आप इस k की वैल्यू को एस स्क्वायर वाला जो रो है उसमें पुट करोगे, तो ये आपको इक्वेशन आएगा 4s स्क्वायर प्लस k इक्वल टू 0। k की वैल्यू पुट करोगे तो ये आ जाएगा 4s स्क्वायर प्लस 32 इक्वल टू 0, और s की दो वैल्यूज़ निकल के आएंगी आपको प्लस माइनस 2√2j। ठीक है, तो इमेजनरी एक्सिस पे 2√2j प्लस माइनस 2√2j वो पॉइंट्स होंगे जहाँ पे ये रूट लोकस इमेजनरी एक्सिस को कट करेगा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर हमें एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है। तो उससे पहले ये देखो कि एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है। देखो कभी भी अगर सिस्टम में कॉम्प्लेक्स पोल्स आते हैं तो हम एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करते हैं, और तुम्हें पता है कि रूट लोकस के अंदर ओपन लूप पोल्स ओपन लूप जीरो की तरफ मूव करते हैं। तो देखो जिस एंगल से ये ओपन लूप पोल जो कॉम्प्लेक्स पोल है वो जीरो की तरफ डिपार्ट करेगा उसे एंगल ऑफ डिपार्चर कहेंगे। मतलब इसे अगर जीरो की तरफ जाना है तो ये यहाँ से किसी एक एंगल से निकल के जीरो की तरफ जाएगा, तो वो जो एंगल होगा जिससे ये बाहर निकलेगा उसे क्या बोलेंगे हम, एंगल ऑफ डिपार्चर। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिपार्चर का फॉर्मूला होता है फाई डी इक्वल टू 180 माइनस फाई, जब फाई इक्वल टू होता है फाई पी माइनस फाई जेड। तो फाई पी क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स कंट्रीब्यूटेड बाय रिमेनिंग पोल्स। तो अभी हम लोग इसका मतलब देखते हैं। और फाई जेड क्या है, सम ऑफ एंगल्स कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल जीरोस। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो फाई पी क्या है। सपोज करो कि हमें -2 + 2j पे एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है, तो इसके अलावा आपका रिमेनिंग पोल्स कौन कौन सा है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है कि जैसे कि आपका जीरो पे एक पोल है तो आप जीरो पे खड़े हो जाओ और जीरो से देखो कि जहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है वो कितने एंगल पे है। यहाँ से जिस पोल से हम निकाल रहे हैं एंगल, वहाँ से ये एंगल ऑफ डिपार्चर वाला पोल कितने एंगल पे है। तो मान लो इसे जीरो पे निकालना है तो इस साइड जाएंगे हम। ठीक है, यहाँ से देखना है तो किधर जाएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे खड़े हो जाओ, देखो कि ये वाला पोल कितने एंगल पे है। यहाँ पे खड़े हो जाओ, देखो कि ये वाला पोल यहाँ से कितने एंगल पे है। ठीक है, हाँ तो चलो कैलकुलेट करते हैं। लेकिन कैलकुलेशन करने से पहले मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, बहुतों को पता होगी ये बात। तो देखो जब हम एंगल्स की बात करते हैं तो एंगल के अंदर फर्स्ट क्वाड्रेंट या किसी भी क्वाड्रेंट में अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो आपका एंगल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो अगर ये 0 डिग्री है और आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो तो ये +90 डिग्री होगा, ये +180 डिग्री और ये +270 डिग्री। ठीक है, उसी तरह से जब आप क्लॉकवाइज चलोगे तो वो एंगल -90 डिग्री होगा, मतलब माइनस में होगा। उसी तरह से जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलोगे तो एंगल निगेटिव होगा। जैसे देखो क्लॉकवाइज चलोगे तो एंगल निगेटिव होगा। तो देखो जब क्लॉकवाइज चलोगे तब जब आप 90 पे पहुंच रहे हो तो ये एंगल होगा -90 डिग्री। तो -90 और 270 इक्वल है, ये एंगल होगा -180 अगर आप क्लॉकवाइज चल रहे हो। यहाँ से क्लॉकवाइज चल के यहाँ पहुँचोगे तो -180, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज चल के यहाँ पहुँचोगे तो ये होगा -270 डिग्री। तो 90 डिग्री और -270 डिग्री एक ही एंगल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे रूट लोकस के अंदर हम जो भी एंगल्स लेंगे वो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेंगे 0 डिग्री से। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो देखो स्टार्ट करते हैं अब। तो मान लो कि हमें -2 + 2j पे एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है। ठीक है, तो -2 + 2j पे एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है, तो 180 माइनस फाई, और फाई इक्वल टू क्या है, फाई पी माइनस फाई जेड। अब देखो इस प्रॉब्लम के अंदर आपका z है, 0 है ही नहीं, और अगर 0 नहीं है तो फाई जेड कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पोल की वजह से जो एंगल बन रहा है वो तो ठीक है, लेकिन 0 तो है ही नहीं, तो 0 की वजह से तो कोई एंगल बनेगा नहीं, तो फाई जेड क्या होगा, 0 होगा। तो आपका क्या बचेगा, बस फाई इक्वल टू फाई पी।
और फाई पी क्या होगा, इसके चलते जो एंगल निकलेगा और इसके चलते जो एंगल निकलेगा उसका समेसन। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके चलते निकाल लेते हैं कितना एंगल निकलेगा। ठीक है, तो इसके चलते एंगल निकालने के लिए आप क्या करो, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो जिस पे आपको एंगल ऑफ डिपार्चर निकालना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से जो एंगल होगा इसका, वो एंगल होगा ये वाला एंगल। हमेशा क्या लेंगे, 0 डिग्री से लेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये एंगल आ गया आपका। तो ये एंगल निकालने के लिए आप पहले क्या करो, ये एंगल कैलकुलेट कर लो। तो इसको मान लो थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, 180 माइनस थीटा। ये मान लो ये इसका वैल्यू है θ1। ठीक, तो पहले ये बताओ कि थीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो, अगर हम टेन थीटा निकाले तो टेन थीटा इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये वाला लेंथ। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है, 2। बेस का मैग्नीट्यूड 0 से -2, तो ये भी 2 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाय पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1। तो थीटा कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स 1 इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है, थीटा निकल गया। अब थीटा निकल गया तो θ1 निकल जाएगा। θ1 कितना होगा, 180 माइनस 45 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक है, θ1 निकल गया। तो ये निकल गया कि जो पोल एट ओरिजिन है उसके चलते जो एंगल है वो कितना आया, 135 डिग्री। अब आप क्या करो, तो -2 के चलते देखो इस पर कितना एंगल बनेगा। तो यहाँ पे खड़े हो जाओ और देखो कि इससे जिस एंगल जिस पे हम एंगल ऑफ डिपार्चर निकाल रहे हैं, मतलब -2 + 2j, वो इससे कितने एंगल पे है। तो इसके लिए आप क्या करो, तो क्वाड्रेंट ड्रॉ करो, इसको यहाँ से मिलाओ, तो इसको ऐसे मिलाओगे तो ये बनेगा। ठीक, अब देखो ये कितने एंगल पे है, ये एंगल कितना है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो +90 पे पहुँचोगे। इसका मतलब ये एंगल कितना है, +90। इसको मान लो आप θ2। तो θ2 कितना हो गया हमारा, +90। और θ2 अगर आपका निकल गया तो φp आपका निकल जाएगा θ1 + θ2, क्योंकि φp क्या होता है, सम ऑफ एंगल्स कंट्रीब्यूटेड बाय रिमेनिंग पोल्स। तो इस पोल के चलते θ1, इस पोल के चलते θ2, तो θ1 + θ2, तो ये कितना आ जाएगा, 135 + 90 इक्वल टू 225 डिग्री। ठीक है, तो ये तो निकला φp, और यही किसके बराबर होगा, फाई के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ φz नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका फाई के बराबर। तो यहाँ से जब आप एंगल ऑफ डिपार्चर निकालोगे तो वो आएगा φd इक्वल टू 180 माइनस फाई, तो वो कितना आ जाएगा, 180 माइनस 225 इक्वल टू -45 डिग्री। ठीक है, क्योंकि फाई कितना है, 225 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका एंगल ऑफ डिपार्चर निकला किसका, -2 + 2j वाले का। तो ये कितना आ गया आपका, -45 डिग्री। ठीक है, अब आप कैलकुलेट करोगे -2 - 2j वाले पे। तो अगर आप इस पे कैलकुलेट करोगे एंगल ऑफ डिपार्चर, तो ये दोनों रिमेनिंग पोल्स होंगे। अब आप क्या करो, इसके चलते पहले एंगल निकालो। तो इसके चलते जो एंगल आएगा वो होगा, यहाँ से इस पॉइंट को मिलाओ। ठीक है, तो ये वाला जो एंगल होगा यहाँ से यहाँ तक, 0 डिग्री से यहाँ तक, ये आपका एंगल होगा इस पोल के चलते इस पोल पे जिस पे हम एंगल ऑफ डिपार्चर निकाल रहे हैं। तो इस पूरे को आप मान लो θ3। ठीक है, तो अब इसको θ3 मान रहे हो, तो अब एक काम करो, इससे मान लो θ4, यहाँ से यहाँ तक।
ठीक है, ये आपका हो गया थीटा 4। तो एक काम कर सकते हैं, हम थीटा 4 निकाल सकते हैं। थीटा 4 कैसे निकालेंगे? तो देखो, थीटा 4 निकालने के लिए अगर आप टेन थीटा 4 लेते हो तो ये आपका परपेंडिकुलर हो गया, इसका हाइट क्या है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 2, और ये बेस हो गया, बेस का मैग्नीट्यूड भी 2। तो टेन थीटा 4 बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा 4 इक्वल टू पी बाई बी। परपेंडिकुलर कितना है 2, बेस भी कितना है 2, तो थीटा 4 आ जाएगा 45 डिग्री। तो थीटा 4 अगर निकल गया तो थीटा जो आपका 3 है वो कितना हो जाएगा, थीटा 3 हो जाएगा आपका 180 प्लस थीटा 4, तो 180 प्लस थीटा 4, तो ये आपका आ जाएगा 180 प्लस 45 इक्वल टू 225 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका थीटा 3 निकला। तो ये पोल की वजह से क्या हो गया, एंगल कितना हो गया 225। अब आप -2 प्लस 2j वाले के चलते निकालो, इसके चलते कितना एंगल कंट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, फिर से यहाँ क्वाड्रेंट ड्रॉ करो। ठीक है, जब आप क्वाड्रेंट ड्रॉ करोगे तो ये क्या है, यहाँ पे अगर आप खड़े होते हो तो ये आपको नीचे की तरफ दिखेगा, नीचे की तरफ दिखेगा तो ये वाला एंगल होगा। ठीक है, अब देखो ये अगर 0 डिग्री है तो इससे ये किधर है, क्लॉकवाइज की तरफ यहाँ पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना होगा -90 डिग्री। ठीक है, इसको एज्यूम कर लो थीटा 5। ठीक है, तो थीटा 5 आपका कितना आ जाएगा, -90 डिग्री। ठीक है, तो थीटा 5 -90 डिग्री आ गया। तो यहाँ से क्या होगा, अब आपका 5p आ जाएगा थीटा 4 प्लस थीटा 5, तो इक्वल टू 225 -90, तो ये आपका आ जाएगा 135 डिग्री। ठीक, तो ये 135 डिग्री आ गया। तो आपका जो 5d है वो कितना होगा, 180 माइनस 5, और 5 आपको पता है यहाँ पे किसके बराबर है, 5p के बराबर है। तो 5p 135 है, तो 180 माइनस 135 कितना हो जाएगा 45 डिग्री। इसका मतलब है कि जब आप 5d निकाल रहे हो किस पे, -2 पे, तो वो कितना आ रहा है 45 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो -2 प्लस 2j वाला पोल है वो -45 डिग्री से यहाँ निकलेगा, यहाँ से, और -2 j वाला पोल +45 डिग्री से यहाँ से निकलेगा और इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम के अंदर मैंने पहले ही यहाँ पे एसिम्पटोट ड्रॉ करके रखा था। तो एक एसिम्पटोट 60 डिग्री पे है, दूसरा 180 पे और तीसरा 300 डिग्री पे है। चलो, तो अब देखो ये वाला पोल कितने से निकलेगा, -45 से। तो -45 कहाँ होगा, देखो कुछ यहाँ पे होगा, इधर जाएंगे तो माइनस में जाएंगे हम, अगर क्लॉकवाइज चल रहे हैं। तो ये अगर 90 है तो आधा कितना होगा, -45। तो ये वाला क्या होगा, पोल -45 से यहाँ से निकलेगा और इस वाले एसिम्पटोट के साथ 2√2j को काटते हुए इस एसिम्पटोट के पैरेलल निकल जाएगा। ठीक, एंगल ऑफ डिपार्चर कितना है, -45। उसी तरह से इसका एंगल ऑफ डिपार्चर कितना है, +45। तो ये एंगल हो जाएगा +45 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये हो गया आपका +45। तो क्या होगा, यहाँ से निकलेगा, ठीक है, और 2√2j को काटते हुए इस एसिम्पटोट के साथ पैरेलल कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी पे, क्योंकि जीरोस कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। तो दो पोल क्या हुए, दो कॉम्प्लेक्स पोल इन्फिनिटी पे चले गए। अब आपका कौन सा बचा, एक पोल बचा। ठीक है, अब ये पोल जो है ये कहाँ जाएगा, तो देखो हमें पता है कि निगेटिव एक्सिस में ये पूरा का पूरा एक्सिस क्या है, रूट लोकस का ब्रांच है, हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये वाला पोल क्या करेगा, इस -180 डिग्री +180 डिग्री वाले एसिम्पटोट के साथ इस एक्सिस के थ्रू -इन्फिनिटी पे चला जाएगा। तो क्या देख रहे हो कि तीनों पोल
तीनों एसिम्पटोट के साथ क्या हुआ, अपने अपने जीरोस के पास चले गए इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट रूट लोकस हुआ। अब देखो इस रूट लोकस के अंदर कहीं भी ब्रेक अवे पॉइंट आया क्या? हमने ब्रेक अवे पॉइंट निकाला था तो मैंने उस टाइम बोला था कि ये इनवैलिड आएगा। तो देखो यहाँ कहीं भी ब्रेक अवे पॉइंट नहीं आया। ब्रेक अवे पॉइंट तब आता जब दो पोल्स आपस में कहीं पे टकराते। तो इसमें तो कहीं दो पोल्स आपस में टकराएंगे ही नहीं, तो ब्रेक अवे पॉइंट कोई नहीं आएगा। तो जो ब्रेक अवे पॉइंट आया वो क्या होगा, इनवैलिड होगा। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था एंगल ऑफ डिपार्चर निकालने का। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम एंगल ऑफ अराइवल देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसको बता दूंगा। थैंक यू।